हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं 9th क्लास एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। आज का चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। क्या आप कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय और अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भशास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को, ये देखिए, अभिसारी परिसीमा, ये है मेटल, ये है प्लेट। ठीक है, अपसारी परिसीमा, ये है मेटल, ये है प्लेटें। रूपांतरित परिसीमा। आगे बढ़ते हैं। प्लेटों की विभिन्न गतियां, इसमें दिखाया है प्लेटों की विभिन्न गतियां, प्लेटें कैसे ऊपर नीचे होती हैं। तो ये दिया हुआ है, ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ रही है और ये नीचे धंस रही है। ठीक है, और ये प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ये दरारें पड़ रही हैं बीच में, और ये प्लेटें जो हैं आगे पीछे हो रही हैं, ये पीछे जा रही है और ये आगे आ रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है विश्व का मैप, आप इसको देख लीजिए। आप इसी के साथ साथ आपकी मैपिंग भी कंप्लीट होती जाएगी, चाहे वो विश्व की हो चाहे वो भारत की हो। ठीक है, तो विश्व मैप में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। प्लेट की गति की दिशा, विनाशकारी प्लेट की सीमाएं,
देखो, प्लेट की गति की दिशा, विनाशकारी प्लेट सीमा, निर्माणकारी प्लेट सीमा, अनिश्चित प्लेट सीमा। ठीक है, तो आइए हम विश्व का मैप देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया है? प्लेट की गति की दिशा, ये जितनी है, ये वाला जो चित्र है, ये प्लेट भूमि की ये प्लेटें हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं, ये सारी प्लेटें हैं। प्लेट की गति, विनाशकारी प्लेटें देखिए कौन कौन सी हैं। एक ये इधर है, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच ये है विनाशकारी प्लेटें। ये है प्रशांत महासागरीय प्लेटें। ठीक है, फिर इधर भी है प्रशांत महासागरीय प्लेटें, ये इंडिया से लेते इंडोनेशिया तक हैं, पूरी ऑस्ट्रेलिया तक हैं। ठीक है, निर्माणकारी प्लेटें हैं। उसके बाद अनिश्चित प्लेटें भी हैं। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है ये अनिश्चित प्लेटें हैं। और वर्ल्ड मैप में आप जानते ही हैं, ये यूरेशिया है, मतलब रशिया जो हमारा है ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो ये यूरेशिया हो गया। ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये सारी प्लेटें हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें थी। ठीक, चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अपसारी परिसीमा, अभिसारी सीमा में क्या होता है, अभिसारी में क्या होता है, करीब आती हैं एक दूसरे के। ठीक है, और अपसारी में क्या होता है, एक दूसरे से दूर होती हैं। ठीक है, परिसीमा का, जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। ठीक है, कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका यही कहने का मतलब है, जितने भी प्लेटें हैं, वो सीमा की जो प्लेटें हैं, अधिकतर जो ज्वालामुखी होता है, उद्गार होता है, वो भूकंप संभावित क्षेत्र वही हैं जो प्लेट को किनारों पर हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी ऊपर चित्र में देखा, अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के किनारों पर हैं, फिर है इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, उसके किनारों पर है, ज़्यादातर किनारों पर ही हैं। सबसे प्राचीन भूभाग, सबसे, आप इसको ये चित्र फिर से देख लो। देखो, ये ज़्यादातर जो विनाशकारी प्लेटें हैं वो किनारों पर ही हैं। देख रहे हैं, ये है विनाशकारी प्लेटें, ये हैं विनाशकारी प्लेटें, ये हैं विनाशकारी प्लेटें। ठीक है, चलिए भूपर्पट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिन्नति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला, देखिए ये टेथिस सी, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये भूपर्पट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट
जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है, इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय एवं पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। गोंडवाना भूमि क्या है? ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। ठीक है, ये पैंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। चलिए आगे देखते हैं। टेथिस के हिमालय के स्वरूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, अब ये भारत के बारे में बता रहा है, और आइए पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, भारत की जो भौगोलिक वितरण है उसको कई भागों में किया गया है। ठीक है, कई निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। आइए देखते हैं कितने वर्गों में किया जा सकता है। तो इन्होंने भारत की भूमि को 6 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ठीक है, अब इन्होंने इसके बारे में बताया, हिमालय पर्वत के बारे में बताया। आइए इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम मैप दिखाते हैं। हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। ठीक है, विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पहले आइए मैप देख लेते हैं एक बार। हिमालय पर्वत है, इसको कई भागों में 6 भागों में बांटा गया ना। आइए देखते हैं। देखिए,
ये है पामीर ग्रंथि, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। इसको बोलते हैं कुनलून श्रेणी। और इधर है हिंदू कुश, ठीक है, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है तिब्बत का चीन। और अब देखिए पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। काराकोरम, केटू माउंटेन, ठीक है, काराकोरम, फिर केटू माउंटेन, यह है राकापोश, यह है नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद आप जास्कर श्रेणी हो गई, उसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, फिर ये हो गया शिवालिक, ठीक है। फिर से देखिए ये हो गया काराकोरम, अशील दर्रा, ये पास भी दिया है इसमें, देखिए नंगा पर्वत दिया है, जोजिला ये पास हो गया, दर्रे जिसको बोलते हैं, अशील दर्रा, जोजिला पास, काराकोरम, केटू, जास्कर श्रेणी, हिमालय और शिवालिक। ये हो गया मानसरोवर झील, ये हो गया कैलाश श्रेणी, ठीक है, बारालाचा, ये दर्रा है बारालाचा दर्रा, ठीक है, ये है काराकोरम दर्रा, ठीक, जोजिला दर्रा, अशील दर्रा, फिर ये हो गया गुरलामंधाता, ये नेपाल में कोई स्थान है, माउंटेन है। आइए देखते हैं और कौन कौन से हैं। ये है सांगपो रिवर, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, ठीक है। ये नामचा बरुआ पर्वत है, ये एवरेस्ट है, एवरेस्ट पर्वत है, फिर कंचनजंगा है, मकालू है, नामचा बारवा, इधर पटकाई बूम, ये है नागा श्रेणी, बोमडिला, डाफला पहाड़ियाँ, बूमला, ठीक है, ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इधर से निकलती है गंगा नदी, फिर यमुना नदी, इसके बाद इधर नेपाल से होते हुए ये घाघरा नदी निकलती है, फिर इधर गंडक बिहार में आती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है। कोसी नदी इधर से आती है, इधर से ही तीस्ता भी निकलती है सिक्किम से, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर इधर से आती है, दाईं ओर से मिलती है, चंबल नदी गंगा में मिलती है, सोन मिलती है, इधर से है ये सोन मिलती है, इधर से बेतवा मिलती है, ठीक है। तो ये नदियाँ मिलती हैं। और ये पंच नदी जिसे बोलते हैं, ये इधर से निकलती है, सतलुज, पहले सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, रावी के बाद सतलुज, और ये तीनों आके पाकिस्तान में मिल जाती हैं, सिंधु नदी के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हो गया रन ऑफ कच्छ, ये हो गया मीजो श्रेणी, इधर हो गया रन ऑफ कच्छ का रण, ठीक है। आगे फिर ये भी देखते हैं, ये भी एक चित्र है, इसमें सारी श्रेणियाँ दी हैं, जो 6 भागों में बांटा गया है उसके बारे में दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। यह ऊपर का चित्र आपने देख लिया, हमने यहाँ तक देखा, सारी पर्वत श्रेणियाँ देख ली, काराकोरम, केटू, जास्कर, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम, केटू माउंटेन, लद्दाख, जिसको लद्दाख श्रेणी भी बोलते हैं, फिर जास्कर श्रेणी हमने देखा, हिमालय देखा, पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद हम लोगों ने शिवालिक देखा। ये हो गया उत्तरी मैदान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा, ठीक। ये हो गया भारतीय मरुस्थल, ठीक। ये है छोटा नागपुर का पठार, ये है मालवा का पठार, ये है विंध्य श्रेणी, ये है सतपुड़ा श्रेणी, ये है महादेव पहाड़ियाँ, ठीक। ये हो गया, आपने भी देखा, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ। पर्वत तो हमने देख ही लिया था, नामचा बारवा, कुनलूल, एवरेस्ट, ऊपर वाले मैप में हमने देखा था ना। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आके बांग्लादेश में मिल जाती है, और बांग्लादेश में आके इसको जमुना बोलते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो उसको पद्मा बोलते हैं। अब देखिए, ये विंध्य श्रेणी है, इससे बीच से 2 नदियाँ जाती हैं, सतपुड़ा, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जाती हैं, बीच से जो नदी बहती है उसको बोलते हैं नर्मदा, और महादेव और सतपुड़ा के बीच से निकलती हो तापी, ठीक है, तापी नदी। ये है माही नदी, ये है गिर श्रेणी, ठीक है। और इधर है छत्तीसगढ़,
ये है महादेव पहाड़ी, फिर यहाँ से महानदी निकलती है। ये है उत्तरी सरकार इसको बोलते हैं। इसको देखिए, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा और इसको ऊपर करते हैं। हाँ देखो, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, और इसको बोलते हैं मालाबार तट, और इसको सह्याद्री तट भी बोलते हैं, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गई कृष्णा नदी, ये हो गई गोदावरी नदी, ठीक है। दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं इसको, दक्षिण में सबसे लंबी नदी, और पूरे साल पानी इसमें रहता है, क्योंकि कुछ नदियाँ जो होती हैं मौसमी होती हैं, तो इसको दक्षिण का गंगा बोला जाता है, ठीक है, गोदावरी को। ये हो गई नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये हो गई कावेरी नदी, ठीक है। ये हो गई अनामलाई, ये देखिए कोंकण तट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। और अनाई मुड़ी पहाड़ियाँ, ये है कार्डामम पहाड़ियाँ, यही जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट को अलग करती हैं, कार्डामम इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये हो गया महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक। और इधर हो गया, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और ये हो गया लक्षद्वीप, कावारत्ती इसका है कैपिटल, ठीक है। आगे देखते हैं, 6 भागों में बटा था ना, 6 आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हिमालय पर्वत। देखिए ये हिमालय पर्वत की एक तस्वीर दिया हुआ है, आँखों से अपने इसको स्कैन कर लीजिए। मैप तो खासकर जितने भी मैप हैं अपनी आँखों से उसको स्कैन कर लीजिए, मैपिंग से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग, पता नहीं क्या था, पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या है? देखो सबसे उत्तरी जो ये भाग है उत्तर, देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैपिंग आना ही चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व क्या है, उत्तर पश्चिम क्या है, दक्षिण पश्चिम क्या है, दक्षिण उत्तर क्या है, या दक्षिण पूर्व क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आप स्टार्ट से वीडियो देखेंगे, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में देखो इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी, देखो यहाँ मैं बना देती हूँ, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिससे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, ठीक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर के नाम भी दिया है। कौन कौन से? देखो सबसे ऊंचा कौन सा शिखर है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद है मकालू, उसके बाद है धौलागिरी, फिर है नंगा पर्वत, फिर है अन्नपूर्णा, फिर है नंदा देवी। देखो माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, एक मिनट, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, ठीक है। और इनकी ऊंचाई भी आप देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है जो नेपाल द्वारा बताई गई है, 8848। कंचनजंगा कितना है? 8598। मकालू पर्वत 8881। धौलागिरी नेपाल 8172। नंगा पर्वत भारत का 8126। अन्नपूर्णा नेपाल 78,000। नंदा देवी भारत 7817 किलोमीटर ऊंचाई है इनकी, मीटर ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा? नंदा देवी हो गया भारत, उसके बाद कॉमेट भारत 7756। नामचा बरुआ भारत 7756। गरुला मंधाता नेपाल, 7728, ठीक है। एक बार आप ये मैप फिर से देख सकते हैं, ये देखिए सारे पर्वत अभी जो आपने पढ़ा,
कौन कौन से हैं देख लीजिए, जितने भी पर्वत हैं। ये कहाँ है? ये है एवरेस्ट, सबसे ऊंचा है। कंचनजंगा हो गया, ठीक है। नामचा बरुआ हो गया 7,756। उसके बाद है कंचनजंगा हो गया, एवरेस्ट हो गया, सारा तो नहीं दिया है। गुरला मंदाता हो गया, धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, यहीं पे है, सारे हैं, सब मिल गए। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, देखिए ये नेपाल में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरला मंदाता ये नेपाल में है। मकालू भी नेपाल में है। कंचनजंगा इंडिया में है। एवरेस्ट नेपाल में, ठीक है। और ये है कॉमेट, भारत में है। नंदा देवी भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। और एक इधर है नंगा पर्वत, ये भी भारत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। क्या आप ज्ञात कीजिए, क्या आप जानते हैं? वही वाला है यहाँ पे, ज्ञात कीजिए दे दिया है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियाँ तथा दर्रों के नाम जानते हैं? भारत के उन राज्यों का नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। उन राज्यों का नाम बताना है जहाँ पे ऊंचे शिखर स्थित हैं। आप नाम बताइए। ऐसे तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, नंगा पर्वत है और कॉमेट है, नंदा देवी है। हिमालय पर्वत आपने देख लिया। फिर ज्ञात कीजिए। एटलस में से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। ये है यूके, अपने इंडिया में भी यूके है, आपको पता है, उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। आपने अभी मैप में देखा, हमने आपको दिखाया। इनकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत के से ढकी हुई हैं, ठीक है। निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून, देखो, हिमांचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये 3 दून हैं, ठीक है। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, ये देखिए, ये फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हो, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सतलुज, देखो, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कैसे? नदियों के नाम पे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से लेकर पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय किसके बीच? सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी
काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए, ये फैक्ट है, याद नहीं होता लेकिन एक दो बार रिवाइज करने से हो जाता है। ठीक है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नंगा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, अभी आपको हमने ये सारी पहाड़ियाँ मैप में दिखाई। ये है मिजो पहाड़ियाँ, कितनी ब्यूटीफुल है। हमारा इंडिया बहुत प्यारा है। हमारा इंडिया एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पे सारी ऋतुएं पाई जाती हैं। हर तरह के पहाड़, हर तरह की नदियाँ, हर तरह के झरने आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत देश है अपना, हमें गर्व करना चाहिए। आजकल इंडिया के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग यहाँ के कल्चर को देखने आ रहे हैं, एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। बहुत से यूरोपियंस और सारी यूरोपियंस कंट्री जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंडियन मैरिज को लोग पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से, देखिए ये है उत्तरी मैदान, जिसमें आता है हरियाणा, पंजाब, यूपी, कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ झारखंड का, कुछ छत्तीसगढ़ का, कुछ एमपी का। ठीक है, तो देखिए, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से बहती है और वो एक स्थान पर 2 भागों में प्रवाहित होने लगती है, तो ये फिर आगे मिल जाती है, तो यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, असम में जहाँ लोगों का निवास है, वहाँ पे लोग रहते हैं। माजुली विश्व का, और ये विश्व स्तर पर जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। आगे बढ़ते हैं। 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ये उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं। 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे नदियाँ होंगी, जहाँ पे मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले संसाधन उपलब्ध होंगे, वहीं पर मानव की बस्ती अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी है तो वहाँ पे कृषि होगी, वहीं पशुपालन होगा, तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ से पूरी होगी, जहाँ संसाधन उपलब्ध होंगे, वहाँ मानव का बसाव अधिक होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं।
नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। देखो, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों, जैसे ये मांजुली द्वीप के बारे में भी बताया गया, नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे धीरे धीरे आते आते कुछ गाद कहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये यहीं पे दो भागों में बढ़ जाती हैं, जैसे कि मांजुली द्वीप बना है, फिर यहाँ पे आके फिर मिल जाती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। गाद, जैसे कोई गाद के बारे में आप नहीं जानते होगे। जैसे गाद ये है कि मान लो कोई पानी के साथ कुछ चीज़ें बह के आ रही, जैसे पेड़ पौधे हो गए या कोई अपशिष्ट पदार्थ हो गया, अगर वो यहाँ पे रुका तो बहुत सारी जैसे पहाड़ों से आ रहा है तो बालू आ रही है, सिल्ट आ रही है, उसके साथ बहुत सारी खनिज पदार्थ भी आते हैं पानी के साथ बहते हुए, और पेड़ पौधे आ रहे हैं, बहुत सारे जो अपशिष्ट हैं यहाँ पे जम जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जब गाद का निर्माण होता है तो यहाँ पे इससे नदियाँ दो भागों में बट जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच का भाग दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी। पंजाब का नाम ही 5 नदियों के नाम से पड़ गया है। ठीक, यहाँ से होकर नदियाँ जो बहती हैं उसी के नाम पे पंजाब का नाम, 5 नदियाँ होकर बहती हैं, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। देखिए, कभी कभी दे देता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने के लिए, तो आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। सबसे ऊपर तो हो गई सिंधु, उसके बाद झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, ये सब हिमालय से ही निकलती हैं और ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी मैदान के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तक पश्चिम बंगाल में फैला है। ठीक है, जो गंगा का मैदान है, कहाँ तक? उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः सॉरी दोस्तों, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। तो हम यहाँ पे थे। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। इस लाइन को फिर से देखिए। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है।
आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भागर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियाँ ये देखिए, ये है पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, एक एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। आपने भी मैप में देखा ही होगा पूरा, तो आप अगर मैप अच्छे से समझते होंगे तो आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें।
दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं एवं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, देखिए भारत के इसको कभी कभी उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन देता है। भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ठीक है, ये जैसे पश्चिमी घाट है तो ऊपर है थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुड़ी, ठीक है, 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी, तथा डोडा बेट्टा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, ये देखिए पूर्वी घाट ये है, पश्चिमी घाट ये है, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। ठीक है, ये महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर ऊंचा है। ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उड्डग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कुड़ाई कैनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल, अब मरुस्थलों के बारे में है। भारतीय मरुस्थल, अभी तक हम पहाड़ियाँ पढ़ रहे थे, अब हम मरुस्थल पढ़ेंगे। अरावली पहाड़ी के पश्चिम, अभी हमने आपको ये सारी पहाड़ियाँ पहले दिखा दी हैं मैप में, आई होप आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह है राजस्थान, मान लो थोड़ा सा ये मैप, यह है राजस्थान, यहाँ पे है ये थार मरुस्थल है, और यहाँ पे है अरावली पहाड़ी। ठीक है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ठीक है, इसको बरकान बोलते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यह दिया है भारतीय मरुस्थल का एक चित्र, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तटीय मैदान। अब हम मैदान के बाद, हमने मरुस्थल पहाड़ियाँ पढ़ी, मरुस्थल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, देखिए ये तटीय मैदान दिया है, जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसका ये जो तटीय मैदान है इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो फिर से इसको देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा के बीच के क्षेत्र को कोंकण बोलते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, ठीक है, ये होगा कोंकण मैदान मुंबई तथा गोवा के बीच। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, देखिए ये फैक्ट आते हैं क्वेश्चन में, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही ये जो इम्पोर्टेंट है, ये वाली स्लाइड जो आपने पढ़ी है। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, ठीक है, महानदी कहाँ है, उड़ीसा में, और गोदावरी नदी तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कुछ महाराष्ट्र नहीं है, सॉरी, गोदावरी, हाँ महाराष्ट्र हो गया, कुछ हिस्सों से आती हुई है गोदावरी नदी, निकलती तो वहीं से है। आगे चलते हैं। कृष्णा तथा कावेरी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। ठीक है, आइए देखते हैं चिल्का झील के बारे में क्या दिया है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एकदम जस्ट बॉर्डर पे स्थित है। ठीक, बीच में है, दोनों के बीच में। द्वीप समूह, अब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भाग में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? ये देखिए, ये है एक द्वीप। ठीक है, जैसे पानी के बीच में जो भूमि होती है, स्थल स्थित होता है, उसे हम द्वीप बोलते हैं, जिसपे मानव का बसाव होता है, जैसे मांजुली द्वीप। ठीक है, ये भी एक द्वीप है।
तो देखते हैं इस पे क्या दिया है इसके बारे में। देखिए, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कारावती, ठीक है, अभी आपने देखा था मैप में, हमने आपको दिखाया था। स्थित को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द्वीपों का यह समूह छोटे किनसे बना है? प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कारावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या, देखिए यहाँ पे दिया है प्रवाल, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और एनवायरनमेंट अभी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, ठीक है, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, ठीक। ये पॉलिप जो प्रवाल जो बनता है वो पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स-शू आकार वाले रोधिका होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो में बहुत तथा बिखरे हुए, आगे पीछे जो पढ़े उसी का है, ठीक है। में बहुत तथा बिखरे हुए हैं यह द्वीप, ये अंडमान के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। द्वीप हमने आपको चित्र में दिखाया होगा तो आप समझ पा रहे हो कि अगर इमेजिनेशन अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक। द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, ठीक। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो वैसे भी हमारा देश डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आइए इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें।
तो ये है भारत का भौतिक विकास हमने देखा, भौतिक स्वरूप देखा हमने। उसके बाद हमने विश्व का मैप देखा, विनाशकारी प्लेट और सीमाएं देखी, निर्माणकारी प्लेट देखा, अनिश्चित प्लेट सीमा देखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक, फिर हमने देखा गोंडवाना भूमि क्या होती है, टैथिस सी क्या होती है। फिर हमने देखा मुख्य भौगोलिक वितरण देखा, और मुख्य भौगोलिक वितरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। और इसको हमने 6 को हमने इसका विस्तार पूर्वक भी पढ़ा। ठीक है, हिमालय पर्वत देखा, फिर हमने ये मैप देखा और पठार देखा, दर्रे देखे और पहाड़ियाँ भी देखी, और ये पूरा मैप हमने देखा, नदियाँ देखा कौन कहाँ पे हैं, उत्तरी मैदान कौन सा है, दक्षिणी मैदान पठार कौन सा है, अरब सागर, बंगाल, पूरा मैप हमने इंडिया का देखा। ठीक, उसके बाद हमने देखा हिमालय के कुछ ऊंचे जो शिखर हैं हमने उनको देखा, और हिमालय पर्वत हमने देखा। फिर हमने देखा उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा, उसके बाद भारतीय मरुस्थल पढ़े, फिर भारतीय मरुस्थल और मैदान, तटीय मैदान पढ़े हमने। उसके बाद द्वीप समूह के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका कम से कम आंसर तो आप दे ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में सभी का। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल, हिमाचल, उत्तराखंड। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? तो कोंकण कहलाती है। ठीक है, फिर क्या है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। बाकी ये जो आंसर है इसको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या है? भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? भाबर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। अभी आपने जो 6 देखा होगा उसमें से 3 का नाम बताइए। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, बांगर और खादर क्या हैं? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट क्या है? बताइए। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, और ये दिया है मानचित्र। भारत में रेखा मानचित्र को देखिए आप। इन सारे पर्वतों पठारों को अपनी कॉपी में, आप मैप में देखिए, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी इन स्थानों को लिख सकते हैं। ये कहाँ पे हैं? पर्वत शिखर कंचन केटू कहाँ है, कहाँ स्थित है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अनाईमुड़ी। पठार कहाँ पे हैं? शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा और बुंदेलखंड। थार मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी घाट किधर है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है? गंगा, यमुना, दोआब, कोरोमंडल तट कहाँ है? आप इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।